नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इससे हम सभी रूबरू हैं ही। आप अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हम दो सेक्टर की लेकर के चलते हैं, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के तहत हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसकी चर्चा करने वाले हैं, और पब्लिक सेक्टर की तरफ आप जानते हैं अगर हॉस्पिटल की बात करें तो जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हॉस्पिटल है उसको लेकर के कहा गया है। अब दोनों ही कंडीशन में कुछ समस्याएं हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करेंगे तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप जानते हैं कि अगर हमारे आपके घर का कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए और वह 10 दिन भी अस्पताल में रह जाता है तो पूरी परिवार की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। वह परिवार जो है सीधे गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ जो कॉस्ट पड़ता है, इस इलाज का जो कॉस्ट पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वह बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फिर हमारे पास एक प्रश्न आता है, एक समाधान आता है कि फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते हैं? तो जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं मिलता है। आप इस बात से सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं कि जिस व्यक्ति को आप लेकर के अस्पताल गए हैं, जो आपके परिजन हैं, उनकी हालत में सुधार आएगा भी या नहीं। क्योंकि यहां पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक तो बात की जाएगी जो अत्याधुनिक तकनीक है, एक तो बात की जाएगी कि जो डॉक्टर की स्थिति है, दूसरी देखभाल की स्थिति है, और इसके अलावा दवाई वहां उपलब्ध है कि नहीं। इन सभी बातों को लेकर के लगातार देखा गया है, ढेर सारे रिपोर्ट इस बात की चर्चा करता रहता है कि जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए लोग मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और जब प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं वहां पर उनसे बहुत ज्यादा फी वसूला जाता है। इस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, और यही कहा जा रहा है। द हिंदू में एक आर्टिकल आया है और इसको लेकर के बहुत विस्तार से इस बात पर चर्चा किया गया है कि अब समय आ गया है कि भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल को सही से रेगुलेट किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति और खराब होने वाला है। देखिए, प्राइवेट हेल्थ केयर नीड्स रिफॉर्म इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहां पर दो बातें कही गई है कि आपको ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा और दूसरा रेगुलेट करना पड़ेगा। जब इस पूरे आर्टिकल के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ट्रांसपेरेंसी कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार आप देखते होंगे, आप अपने घर के किसी परिजन को अस्पताल ले जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए, और वहां जाकर के जब आप इलाज कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि अचानक से आपका 5 लाख बिल आ गया। अब ये सुनकर के आदमी चौंक जाता है, क्योंकि पहले नहीं बताया जाता है कि अमुक इलाज का कितना ज्यादा खर्च होने वाला है। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, दूसरा रेगुलेशन की बात की गई है। अब रेगुलेशन कहने का तात्पर्य है कि आप सही से फिक्स करें, गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी लाए कि फिक्स कर दे कि किस तरह के हॉस्पिटल में जाने पर आपको किस इलाज के लिए कितना पेमेंट लग सकता है, ताकि व्यक्ति पहले ही खुद इस बात को तय कर ले कि मुझे वहां जाना चाहिए या कि नहीं जाना चाहिए। आपके परिवार के लोग भी बहुत इस तरह से जूझ रहे होंगे चीजों से, आपने भी कई बार देखा होगा। यदि आपका भी इस पर कुछ अनुभव है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब यहां पर देखिए, कोविड-19 का जब समय आया था, कोविड-19 की महामारी आई थी, तब जाकर के भारत की स्वास्थ्य सेवा को लेकर के जो स्थिति था वह और भी बदतर हो गया, और यह जो सिचुएशन है वह सभी के सामने और मुखरता से सामने आ गया। यूं तो हम सभी पहले से रूबरू थे ही, लेकिन कोविड-19 ने हमारे समक्ष एक विकट चुनौती प्रस्तुत कर दी है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर के विचार विमर्श होने लगा। अब जरा सोच लीजिए कि हमारे यहाँ स्थिति इतनी भी ठीक नहीं थी कि हम मास्क बना पाए। मास्क भी जो है, मास्क कहने का तात्पर्य यहां पर है जो मेडिकल के लिए यूज होता है मास्क, है ना, जो कोविड-19 में हम लोग मुंह पे लगा करके चलते थे, वह मास्क भी यहां नहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, वह भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो बेसिक नीड है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह भी हमारा डेवलप नहीं है। तो यहां पर कोविड-19 के समय ही इस बात को लेकर के विस्तार से चर्चा किया गया, और फिर उस समय कहा गया कि देखिए, आपको तत्काल रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत अधिक समय नहीं है। अब यहां से आप पिछड़ जाते हैं तो दुनिया के बहुत सारे देशों से आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे, और आपकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वह समस्या से ग्रसित हो जाएगी। तो दो चीजें बताया गया, एक कहा गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना पड़ेगा आपको, और मजबूत करने का क्या तात्पर्य है, शब्द पे चलिए। देखिए, मजबूत करने का तात्पर्य है कि एक जो आपका आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा की बात की गई है, ठीक है। अब यहां पर समझ लीजिए, यह कहा गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य में, यानी कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, तो जो भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उसमें कहा गया कि आपको आधारभूत ढांचा को मजबूत करना पड़ेगा। आधारभूत ढांचा को लेकर के जब हम बात करेंगे तो पहले तो एक चीज आ जाती है कि आज के समय जो इलाज हो रहा है ना, वह तकनीक आधारित इलाज हो गया है। तो तकनीक जो है आधुनिक होना चाहिए। फिर यहां पर मेडिसिन को लेकर के बात किया गया,
और एक चीज जो सबसे अहम है वह है डॉक्टर्स की उपस्थिति। हमारे पास बहुत अधिक डॉक्टर्स भी नहीं हैं, तो इनकी संख्या भी निरंतर आपको बढ़ानी होगी। और निश्चित तौर पर एक तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि कितने मरीज हैं, उस पर कितना बेड अवेलेबल है, ठीक है, बिल्डिंग सही है कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, इन सभी को बेहतर आपको समय के साथ करना होगा। दूसरी बात जो की गई वह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर के, और जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर के बात किया जाता है तो वहां पर लगभग इस तरह की समस्याएं नहीं होती है। ध्यान रखना है आपको, जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की समस्याएं बताएंगे और जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल की समस्याएं बताएंगे तो अलग अलग बातें आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मूल बात जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर मिलेगा। इस तरह के हॉस्पिटल देखने को मिल जाएंगे जो 5 स्टार होटल जैसा आपको लगेगा। आपको तकनीक भी वहां बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा, मेडिसिन उपलब्ध हो जाएंगे, डॉक्टर्स भी मिल जाएगा। लेकिन एक समस्या है, और वह समस्या है कि आपका वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। इतना कॉस्ट आ सकता है कि मकान, दुकान, घर परिवार सब बिक जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि आप इस प्राइस को रेगुलेट कीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर के, क्योंकि अगर व्यक्ति को यहां सुविधा नहीं मिलता है तो वह यहीं जाता है। आप जानते हैं, आप देखते भी होंगे, अपने परिवार में देखिएगा, आप खुद भी ये बात अनुभव करते होंगे कि जिस व्यक्ति के पास थोड़ी सी भी अच्छी इनकम है वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से बचता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है। क्योंकि इस तरह के हॉस्पिटल पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे उसका जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि फेथ ही नहीं होता है, उसे विश्वास नहीं होता है कि उसके परिजन यहां ठीक हो पाएंगे। वजह जो है यही इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तरह से कमी है। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, और यहां पर क्या है, निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉस्ट को सही से रेगुलेट करना। मतलब समस्या अलग अलग तरह का है तो समाधान भी अलग अलग तरह का होगा। यह मामला समझ में आ गया? चलिए, भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा को उच्च लाभ अगर कमाने की स्थिति में देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है रेगुलेशन सही नहीं है, वही मनमाने ढंग से फी लेते हैं, आपको पहले बताते नहीं है कि कितना फी लिया जाएगा। उसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है, कोविड के दौरान ज्यादा देखा गया कि जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस था वो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के भी गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने यह कहा कि देखिए हेल्थ इंश्योरेंस तो है बाकी चीजों के लिए, लेकिन कोविड-19 पे यह लागू नहीं होगा, आपका जो बीमा है वह लागू नहीं होगा। और अचानक से देखा गया इसके बाद जो बीमा कराने वाली संस्था है उसने बीमा के लिए जो पैसे हैं वो बढ़ा दिया। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज सालाना बीमा 10,000 में हो जाता था, बाद में क्या किया बीमा कंपनियों ने कि इस पर कहा दिया कि अगर कोविड-19 जैसा महामारी आता है तो उसका भी हम कवर दे देंगे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में, बस क्या है कि आपका ये कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, और 3,000 एनुअली बढ़ा दिया। तो जो 10,000 में बीमा कवर होना था वह 13,000 का हो गया। तो अब देखिए यहां भी एक तरह की समस्या है। फिर बहुत सारे देखेंगे अब बीमा कंपनी का कहना है कि 65 साल से अधिक लोगों का हम बीमा नहीं करते हैं। तो क्या 65 साल से अधिक के लोग बीमार नहीं हो सकते हैं? उनके लिए आकस्मिक स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती है? तो कुल मिलाकर के अगर आप यहां पर देखेंगे निजी हॉस्पिटल में तो इन समस्याओं से जुड़ना है, ठीक है। अक्सर मरीजों से अत्यधिक शुल्क लेना, यह मुख्य समस्या यहां बना हुआ है। जन स्वास्थ्य अभियान द्वारा 18 सूत्री जो बातें की गई थी उसमें पीपुल्स हेल्थ मैनिफेस्टो जारी किया गया था। अब इसके तरह समझिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल नीति और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार सहित विविध विषयों पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार किया गया है। अब इसके तहत जो है कार्य करने की बात की गई है। अब यहां पर निजी स्वास्थ्य सेवाओं की एक बार विस्तृत स्थिति देख लेते हैं भारत के लिहाज से, ठीक है। वर्तमान में भारत की चिकित्सा आवश्यकताओं में से 70% से अधिक निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के द्वारा पूरा किया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि व्यक्ति की आय थोड़ी सी भी अधिक होती है, यानी कि वह मजबूर नहीं है अगर आर्थिक स्थिति के आधार पर, तो वह नहीं चाहता है कि वह सरकारी अस्पताल जाए, वह चाहता है कि वह निजी अस्पताल जाए। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 70% डिमांड जो है वह प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा पूरा किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के अनुसार अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए निजी चिकित्सा क्षेत्र प्राथमिक स्रोत के रूप में काम कर रहा है। जाहिर सी बात है 70% से अधिक लोग अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, यानी कि 30% ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे डिपेंड है, और ये 30% भी हैं। अगर आप देखेंगे विभिन्न रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये 30% लोग हैं मजबूर है, ये नहीं उतना खर्च कर पा रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। और इसी बात का फायदा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल
उठाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं, कई रिपोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है स्वास्थ्य के नाम पे दरअसल लूट रहे हैं लोगों से पैसा, और गवर्नमेंट इसको सही से रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसको समझना पड़ेगा। यानी कि एक टर्म दिया गया था स्वास्थ्य माफिया को लेकर के, हेल्थ माफिया कहा गया था, ठीक है, निजी अस्पतालों को, तो उस पर काम करना पड़ेगा। और यहां पर अगर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर देखें तो शहरी क्षेत्र में 70% परिवारों के लिए अगर आप देखेंगे तो वहां वो कहां जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं शहरी क्षेत्र में। अब मैंने कहा था ये आपको आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा, यानी कि शहरी क्षेत्रों के लोगों का देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम आपको अधिक देखने को मिलता है, यानी कि आर्थिक स्थिति के आधार पर ये लोग ज्यादा मजबूत हैं, तो ये लोग ज्यादातर आप देख रहे हैं यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे पर कैपिटा इनकम लोगों का कम है और लोगों के पास जो है आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, तो उसकी तुलना में ये लोग कम जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल तक। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे समय के साथ, खास करके कोविड-19 के बाद देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में भी निजी अस्पताल की तरफ लोग अधिक मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक बात लोगों के सामने जो है, आप कह सकते हैं लोगों के मन में ये बैठ गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके परिजन ठीक नहीं हो सकते हैं, वहां पर लापरवाही से काम होता है, और दूसरी बात कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतर नहीं है। तो इसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इस चीज पर काम करने की जरूरत है, और पॉलिसी मेकिंग के द्वारा ही ये हो सकता है। देश में इलाज खर्च महंगा, कर्मचारियों को जेब से भरने पड़ते हैं पैसे। अब जरा इस पर देखते हैं, जो कर्मचारी हैं उनको अपने जेब से पैसा भरना पड़ता है, जाहिर सी बात है। कहने का तात्पर्य यहां पर है कि सरकार के द्वारा यहां पर उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। अगर देखते हैं तो 90% कर्मचारी सेहत की जांच कराने डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। आप खुद सोच के देख लीजिए, क्या आप अपने बॉडी का चेकअप कराते हैं, आपके परिवार के लोग कराते हैं? इन चीजों पर आपको खुद ध्यान देना। आप पाएंगे कि आप भी लापरवाह इस चीज को लेकर के हैं। 71% कर्मचारी अपनी जेब से हेल्थ केयर के लिए पैसे भरते हैं। तो यहां पर जो कहा जाता है कि यहां पर गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट यहां आगे नहीं आ रही है, तो 71% जो कर्मचारी हैं वो अपने तरीके से ये काम कर रहे हैं। 60% कंपनियां सेम सेक्स पार्टनर IVF ट्रीटमेंट वगैरह को बीमा कवर देती है, यानी कि ये 60% ही है। तो एक आंकड़ा यहां से निकल के क्या आता है, बिटवीन द लाइन स्टडी कीजिए कि बाकी के 40% जो है वह इन्हें कवर ही नहीं दे रही है, बीमा कवर मिल ही नहीं रहा है। तो 40% इन तरह के जो लोग हैं वह समस्या से ग्रसित होंगे। उसके अलावा 1% कंपनियां जो है डिसेबिलिटी से पीड़ित लोगों को मदद देती है, केवल 1% ये है, यानी कि 99% जो है दिव्यांग व्यक्ति वो कवर से बाहर चल रहे हैं देश में। अब जरा सोच लीजिए अपने आप में कितनी विकट स्थिति है, और यहीं पर आपको यह भी समझना होगा कि सरकार का ध्यान क्यों नहीं आ रहा है इस क्षेत्र पर। यही पूरी तरह से इस डिबेट में चर्चा किया गया है। भारत की स्थिति बाकी एशियाई देशों की तुलना में जरा देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेडिकल सुविधा जो है वह महंगा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिलीपींस से तुलना करते हैं, वियतनाम से, इंडोनेशिया से, चीन से और भारत से, जहां पर मेडिकल फैसिलिटी बेहतर है उसके लिहाज से देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर फिलीपींस में महंगाई, अगर मेडिकल महंगाई दर देखेंगे तो तकरीबन 9% तक है, यानी कि दहाई से नीचे है, 9 है, ठीक है। और अगर वियतनाम में देखेंगे तो यह 10 का आंकड़ा छू ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया भी 10 तक पहुंच जा रहा है। चीन जो है वह 12% पे जा रहा है। वहीं भारत में यह आंकड़ा आपको जो है 14% तक देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जो बाकी जो मेडिकल फैसिलिटी है बाकी देशों की तुलना में, वहां भारत में आपको यह महंगाई देखने को मिलेगा। क्लिनिकल प्रतिष्ठान केंद्र सरकार नियम 2000 की मांगे की गई, तो क्यों किया गया, इसके पीछे की वजह जरा समझते हैं। इसके अंतर्गत सुधार की बातें की गई। सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की निश्चित दरें प्रदर्शित करना होगा। अब यही समझना है, मैंने पहले भी कहा था कि ट्रांसपेरेंसी की मैंने बात की थी, पारदर्शिता, और पारदर्शिता जब बात की जाएगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल के संदर्भ में, ठीक है, जितने भी क्लिनिक हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो पहले ही बता दे कि किस तरह की जो बीमारी है वहां पर किस तरह का उनको पेमेंट लेना है, यानी कि पीड़ित लोगों से। तो यह बात जो है उन्हें पहले बताने की बात की जा रही है। सरकार द्वारा निर्धारित मानक दरों पर निजी स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा शुल्क का निर्धारित करना, यानी कि सरकार जो है वो रेगुलेट का काम करे, निजी हॉस्पिटल के लिए मनमाना करने से उन्हें रोके, यह कहा जा रहा है। लेकिन एक बात ये अभी तक आपको समझना है कि ये कानून जो है अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसी को कहा जा रहा है कि आप इसे डिले मत कीजिए, इसे लागू कीजिए।
वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा कि निजी क्षेत्र जो है, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति को आप कानून के अनुरूप जो है उसे स्टैंडर्डाइज कीजिए, यानी कि आप फिक्स कीजिए। और यह आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो समय के साथ देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम लेती है। चुनाव होने वाला है, इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो संभव है चुनाव के बाद आपको इस पर बड़ा सुधार देखने को भारत सरकार की तरफ से मिल सकता है। अब यहां पर समझ लीजिए कि भारत की अगर पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, पूरा हेल्थ सेक्टर देखते हैं, तो हेल्थ सेक्टर के समक्ष क्या क्या चैलेंजेज हैं उसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, स्वास्थ्य पर जो है कम खर्च किया जा रहा है भारत में। हम सभी लोग अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का कम ध्यान देते हैं, आप बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे, आप शॉपिंग बहुत अधिक कर ले आएंगे, ठीक है, आप खाने पीने की चीजों पे बहुत ध्यान देंगे, आप लग्जरियस आइटम पे ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसका ख्याल रखना चाहिए, जिस पर खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपका हेल्थ है। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते होंगे। और यह बताता है आंकड़ा, देखिए भारत के जीडीपी का देखें तो केवल 2 से 2.5% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत कम आंकड़ा हो जाता है, ठीक है। किसी देश में अगर 2 से 2.5% ही स्वास्थ्य सेवा पर लोग खर्च कर रहे हैं, जीडीपी के हिसाब से यह बताया गया है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में उस देश के लिए एक विकट समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसका वजह क्या हो सकता है? अब लोग इतना कम खर्च कर रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकता है? लोग समझ रहे हैं कि अगर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर जो है हाथ का नब्ज देखने से पहले ही कहेगा कि पहले जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और 500 रुपया फी दे दीजिए, ठीक है। बीमारी निकले ना निकले आपको 500 रुपया देना होगा, ठीक है। कई बार मतलब ये 500 रुपया मैं तब कह रहा हूं जब आप जो है एक साधारण अस्पताल में जाएंगे, नहीं तो ये रेट और भी बढ़ता चला जाएगा। इसका कोई तय जो है एक तरह से मानक है ही नहीं। सरकार के इस यही कहा जा रहा है सरकार से कि आप रेगुलेट कीजिए चीजों को, ठीक है, ताकि लोग जो है प्रोत्साहित हों और वह जा पाए हॉस्पिटल तक। लोग हॉस्पिटल जाने से ही डरते हैं, ठीक है। एक कहावत कहा जाता है गांव में कि आप जो है जितना बच सकते हैं, आप अदालत से बचिए और अस्पताल से बचिए। ये 2 जगह जाते हैं तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है वह सीधे गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। यहां पर यही कहा जा रहा है कि खर्चीला इलाज इतना है कि लोग सोचते हैं कि बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, या लापरवाही बरतते हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं। बुनियादी ढांचे की समस्या को लेकर के मैंने पहले ही बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो स्वास्थ्य सेक्टर है वह सबसे अधिक झेल रहा है। क्षेत्रीय असमानता की समस्या है। क्षेत्रीय असमानता की समस्या कहने का तात्पर्य है कि यहां पर अगर आप देखेंगे क्षेत्र के आधार पर सुविधाओं में आपको कमी और अधिक देखने को मिल जाएगा। वह मैं एक मैप से भी आपको बता दूंगा। मानव पूंजी की कमी, यहां मानव पूंजी की कमी कहने का तात्पर्य एक चीज यह भी है कि डॉक्टर्स की जो उपलब्धता है उसको लेकर के बात कहा जा रहा है, ठीक है। इस पर हम डिटेल से आपको बताएंगे। स्वास्थ्य बीमा कवरेज की कमी, मैंने पहले भी स्वास्थ्य बीमा को लेकर के आपको बताया था कि 60% लोग ही जो हैं उन्हें, जो सेम सेक्स के लोग हैं, वो LGBTQ वाले हैं, उन्हें ही कवर मिलता है। 1% लोगों को ही दिव्यांग वाले ग्रुप में कवर मिल रहा है। तो यहां पर एक समस्या हो रहा है। प्लस कई सारे बीमा कंपनी ऐसे हैं जो 65 वर्ष से अधिक लोगों को कवरेज देने से मना कर दे रहे हैं। तो यहां पर समस्या बना हुआ है। दूसरी बात, लोग इसको लेकर के बहुत अवेयर भी नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं 10,000 रुपया या 13,000 रुपया मान लेते हैं, अगर आकस्मिक महामारी को भी शामिल कर लेते हैं तो आज के दौर में एनुअल जो कवर हो गया है, बीमा कवर हेल्थ के लिए, वह 13,000 के आसपास है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं 13,000 रुपया सालाना दे रहा हूं किसी बीमा कंपनी को अपने स्वास्थ्य के लिए, लेकिन पूरे साल में मैं बीमार पड़ा ही नहीं, तो ये 13,000 रुपया जो है मेरा बर्बाद चला गया, ठीक है। तो यह जो सोच है, इस सोच को भी आपको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि संभव है कि 5 साल तक आप 13,000 रुपया देते रहे और आप बीमार ना पड़े, ठीक है। लेकिन अगले 6ठे साल में इस तरह की बीमारी आपको कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है कि तकरीबन यहां तक आपने जो 65,000 रुपया दिया था और ये जो 6ठा साल में बीमारी हुआ, यह एक ही बार में आपसे 5 लाख ले लेगा। तो अगर यदि आपके पास रहता, आप केवल 65,000 रुपया खर्च करके ये 5 लाख का सुविधा ले सकते थे। तो ये समझना पड़ेगा, लोगों को अपने हेल्थ के लिए अवेयर होना पड़ेगा, है ना, हेल्थ लिटरेसी लाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए आप कह सकते हैं साक्षरता में भी बढ़ावा देने की बात यहां पर की गई है। भारत में लगभग 80% से अधिक आबादी के पास अभी भी स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है, समझ सकते हैं। केवल 20% लोग जो हैं, 20% के आसपास लोग, उनके पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आप देखिए, क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, क्या उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है? और यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है
तो मेरी तरफ से तो एक रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए, क्योंकि यह हमें सुरक्षित करता है, हमारे परिवार को सुरक्षित करता है। खाद्य और सुरक्षा की बात की जाती है, खाद्य और सुरक्षा में भी भारत की स्थिति जो है वह बहुत ज्यादा बदतर है। इस पर हम चर्चा करेंगे, आपको डिटेल्स में इसमें बता दूंगा। यहां पर देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ बातें कही गई है और वह बेड को लेकर के कहा गया है कि कितना बेड अवेलेबल है। अब ये रेशियो जब तय किया जाता है ना, चाहे वह वैश्विक स्तर पर या फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की बात कर रहा हूं, ये पेशेंट के साथ रेशियो तय किया जाता है कि बेड कितना है और फिर पेशेंट कितने हैं। ठीक है, अगर WHO का नॉर्म आप देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वह कहता है कि यदि आपके पास 5 बेड हैं तो वह 1000 पेशेंट के हिसाब से, यानी कि 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में कि कम से कम 1000 लोगों के लिए आपके पास 5 बेड होने ही चाहिए, हमेशा रिजर्व रखिए। अब भारत की कंडीशन देखिए, भारत में क्या है कि 1000 लोगों के लिए 0.55 बेड है। मतलब मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं ये बात, तो 1000 व्यक्ति के लिए भारत में एक बेड भी नहीं है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 5 बेड होना चाहिए। कुल मिलाकर के आप कहेंगे कि आधा बेड जो है 1000 व्यक्ति के लिए है। ठीक है, मामला समझ रहे हैं कितना दयनीय है। तो यह स्थिति जो बना हुआ है, आप कई बार देखते होंगे, कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखता होगा, आप न्यूज चैनल पे देखते होंगे कि किसी सरकारी अस्पताल में आप एक बेड पर 3-3 लोगों का इलाज करते हुए डॉक्टर्स को देखते होंगे। ये देखा है आपने तस्वीर? तो वही बातें यहां कही जा रही है कि हमारे पास इतने बेड ही अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस तरह का नहीं है, तो लोग फिर कहां जाएंगे? मजबूर होकर के प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। अब यहां पर हेल्थ सेंटर काउंट अगर आप देखेंगे तो ये जो बताया गया है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को दिखाते हुए ये जो है आपको अर्बन एरियाज के तरफ ध्यान आकर्षित करता है, जो शहरी क्षेत्र है। स्टेट वाइज बताया गया है कि किस तरह से आंकड़ा जो है आप देख सकते हैं, ये जुलाई 2020 तक का आंकड़ा है। अब यहां पर जरा देखते हैं कि अगर आप देखेंगे लद्दाख की स्थिति, अब यहां से उत्तर से शुरू करते हैं और दक्षिण तक जाइए, और यहां पर समझिए एक बात, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इसमें मोर देन 50% इन 14 स्टेट और यूटीज, यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिलेगा। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें अर्बन एरियाज में, अगर आप देखेंगे लद्दाख की स्थिति, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि यहां तकरीबन जो स्थिति है वह बहुत बुरा स्थिति है, यानी कि अर्बन एरिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं के बराबर यहां बताया जा रहा है। ठीक है, यही चीज जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो 38 बताया गया है। कुछ और राज्य देख लेते हैं, जैसे कि यहां बिहार की स्थिति देखेंगे तो बिहार जो है 0 से 20% वाले लेवल पे आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आप यहां देखेंगे तो स्थिति जो है अगर अर्बन एरियाज के हिसाब से, तो आपको बहुत अच्छा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिहाज से भारत में देखने को नहीं मिलेगा, स्टेट वाइज अगर आप इस पर नजर दौड़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर्स की बात मैंने कहा था, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात किया था और मैंने ह्यूमन कैपिटल की बात किया था, मानव पूंजी का, तो मैंने कहा था हम डॉक्टर्स की चर्चा करेंगे। अब जरा देखिए यहां पर WHO क्या कहता है। WHO कहता है कि 1000 की अगर आपकी आबादी है तो कम से कम एक डॉक्टर तो होना चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन पे। ठीक है, जैसे बेड पे कहता था WHO कि 1000 की आबादी है तो आपके पास 5 बेड होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए कहता था, जिसमें भारत के पास 0.55 बेड ही था अवेलेबल 1000 पॉपुलेशन पे। यहां पर डॉक्टर्स की बात किया कहता है WHO, और डॉक्टर्स के लिए कहता है कि 1000 अगर लोग हैं, जनसंख्या है, तो कम से कम एक डॉक्टर तो आपके पास होना चाहिए। अब भारत की स्थिति जरा समझ लीजिए, तकरीबन अगर आप देखेंगे 10,926 जनसंख्या के लिए एक डॉक्टर है। समझ लीजिए यहां पर क्या स्थिति है, यानी कि 11,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है यहां पर इस देश में। आप समझ सकते हैं, अगर आपको ये मोटे तौर पे मैं समझाऊं आसान भाषा में, तो एक तरफ क्या होता है कि कोई महामारी आ जाता है, कोविड-19 जैसा कुछ, और 11,000 लोग बीमार पड़ जाते हैं, और 11,000 लोगों को देखने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत होगी। तो ऐसे समझ लीजिए कि 11,000 लोगों को एक ही डॉक्टर को देखना है, यानी कि कोई एक जगह है, शहर है, गांव है, कहीं पे वहां पर एक डॉक्टर है और 11,000 लोग बीमार पड़े हुए हैं। अब इस डॉक्टर के पास कितना समय बचेगा उस 11,000 लोगों को देखने के लिए? 1100 भी नहीं है। समझ रहे हैं ये मामला कितना जटिल है? तो यही परिस्थिति भारत को लेकर के कहा जा रहा है कि डॉक्टर की संख्या भी बहुत अच्छी नहीं है, दयनीय स्थिति इस मामले में हमारा है। अच्छा, एक बात मैंने आपसे और कहा था, वह मैंने कहा था हंगर रियलिटी के बारे में। ठीक है, खाद्य और सुरक्षा को लेकर के हमने चर्चा किया था। आप कहेंगे खाद्य और सुरक्षा से क्या जो स्वास्थ्य सेवा पर बुरा असर पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया वगैरह की स्थिति उत्पन्न होगा, और आप जान रहे हैं कि अगर एनीमिया की स्थिति देखेंगे खास करके उन महिलाओं में जिनका उम्र जो है वह 15 साल से
24 साल के बीच में। इस एज ग्रुप में जो महिलाएं आती हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो ये जो शिकायत है वह तकरीबन 58% के आसपास है, एनीमिया के शिकायत से ग्रसित। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो खाद्य और सुरक्षा का मामला अधिक देखा जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो भारत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अगर इंडिया का रैंक आपको देखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के आधार पर, तो 125 देश को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, 125 देश में भारत का जो स्थान है वह बेहद हास्यास्पद है और वह जो है वह 111वां स्थान रैंक मिला है इसको। तो आप समझ सकते हैं इंडिया जो है नीचे से टॉप किया है इसमें। तो स्थिति हमारी बहुत बुरी है। ठीक है, बाकी अपने पड़ोसी देशों से भी भारत की स्थिति यहां पर बुरा है। तो जाहिर सी बात है आपको इस स्थिति में सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो मेडिकल क्षेत्र में और ज्यादा परेशानी आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधार क्या क्या किए गए हैं? निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की दरों में पारदर्शिता और मानवीकरण बनाना निश्चित तौर पर एक काम करना होगा। कुछ स्टेट ने अपने लेवल पे ये काम किया है, जैसे कि अगर मैं एक दो स्टेट का नाम बताऊं तो केरल ने, हालांकि देखिए बहुत ज्यादा सुधार वहां हुआ है इसके लिए भी नहीं कह सकते हैं। दिल्ली में भी कुछ हद तक काम हुआ है, लेकिन दिल्ली और केरल में भी आप कह सकते हैं कि आदर्श स्थिति पहुंच गया है, यह नहीं कहा जा सकता है। तो बाकी स्टेट को भी करना है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, तो आदेश दिया है, तो उसके आधार पर काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित महाविद्यालयों के व्यवसायीकरण पर नियंत्रण करना पड़ेगा। डोनेशन सुने हैं आपने? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पता है डोनेशन कितना होता है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इस तरह से डोनेशन होता है। ये सिर्फ डोनेशन है एडमिशन के लिए, फी तो अभी ऐड किया ही नहीं गया है। आप समझ सकते हैं कि किस परिवार के बच्चे डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, कहां से पैसा आएगा? तो जाहिर सी बात है एक तो बात किया गया कि यहां पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था तो जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, उनकी संख्या बहुत कम है भारत में। तो जाहिर सी बात है इस संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा ये जो व्यवसायीकरण कर दिया गया है, ये जो डोनेशन लेकर के, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी बात इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हेल्थ सेक्टर में जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करेगी? तो जो बजट आता है ना, बजट में इसके शेयर को बढ़ाना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट को एक प्रोत्साहित करना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि आप जो अभी मैंने कहा कि जीडीपी का तकरीबन 2 से 2.5% तक ही लोग जो है स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा और बढ़े, इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को देख लीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो लाया गया, इसका एक मोटो तय किया गया और इसमें कहा गया कि दोनों क्षेत्रों में कहने का तात्पर्य है यह देश जो है गांव और शहर, जब भी बात करें किसी मुद्दा का तो दोनों क्षेत्रों को लेकर के बात करें, तभी आप जो है समावेशी ढंग से बात कर पाएंगे। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। किसकी बात कर रहा हूं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। शब्द पे ध्यान दीजिए, मोटो क्या है? एरिया फिक्स कर लीजिए पहले, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, और फिर ध्यान देना सुलभ। सुलभ का मतलब है जहां पर पहुंच सबकी हो जाए, कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, दिव्यांग हो, एलजीबीटीक्यू का हो, सेम सेक्स को, कोई भी हो, पहुंच सबसे पहले वहां हो जाए। दूसरी बात, सस्ती। सस्ती दो तरह पर, एक तो जो इलाज है और फिर मेडिसिन लेने की जो बात की जा रही है वह भी सस्ता हो सके। ठीक है, ताकि लोग वहां जाने से हिचके नहीं। दूसरा, प्रभावी। आपने सुलभ तो कर दिया, सस्ता भी कर दिया, लेकिन प्रभावी नहीं है। काम हो रहा है, लोग ठीक ही नहीं हो रहे हैं, घर जा रहे हैं फिर से बीमार होकर के आ रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है ना। तो यहां पर आपको प्रभावी भी करना पड़ेगा। और दूसरा, विश्वसनीय। ये पूरा प्रोसेस, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हेल्थ का तैयार करना पड़ेगा, वो इस हिसाब से करना पड़ेगा लोगों का विश्वास बढ़े सरकार में। ठीक है, लोगों का जो पूरी तरह से आपका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है इस देश का, उसमें लोगों का विश्वास बढ़ जाए। क्योंकि अमीर लोग तो भारत छोड़कर सीधा विदेश चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं इलाज कराने, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहां जाएंगे? इसके लिए विश्वास आपको बढ़ाना पड़ेगा, सरकार को इसके लिए काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से संबंधित सरकार ने कुछ प्रयास भी किए हैं। क्या क्या प्रयास सरकार लगातार इसके लिए कर रही है इस स्थिति से निपटने के लिए? देखिए यहां पर समझिए, यहां पर कहा गया है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो है इसकी तुलना ओबामा केयर से किया जाता है। ठीक है, अब ओबामा केयर में भी जो है, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट
बराक ओबामा हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ा स्कीम लाया था हेल्थ सेक्टर को लेकर के, जिसमें अमेरिका के बहुत सारे लोग उसके अंतर्गत आ जाते थे। ठीक है, ठीक लगभग आयुष्मान भारत जो है उसी तर्ज पर आया है और इसे कहा गया है कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा सुविधा है। ठीक है, ध्यान दीजिए शब्द पर, ये स्वास्थ्य बीमा योजना इसे कहा गया है। ठीक है, एक कवरेज होता है ये, आपको सरकार के द्वारा एक कार्ड दिया जाता है, आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाता है, उसके अंतर्गत आप कहीं भी जाकर के इलाज करा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के बहुत चुनौतियां हैं, बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों का, लेकिन फिर भी कई सवालों के बावजूद भी ये योजना अपने आप में बहुत बेहतर है और सरकार के द्वारा बहुत बेहतर ढंग से इस पर काम किया गया है। कोविड के दौरान हालांकि ये देखा गया कि जब आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर के लोग अस्पताल जा रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो यह कहा गया कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर कोरोना इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सही से दिशा निर्देश सरकार को बनाना पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया जो है बिल्कुल स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए और हर व्यक्ति में वह अवेयरनेस होना चाहिए, हेल्थ लिटरेसी होना चाहिए, ताकि वो हॉस्पिटल जाकर के सही सुविधा ले पाए। ठीक है, यहां पर देखिए, देश के करीब 11 करोड़ गरीब परिवार होंगे योजना से लाभान्वित। 11 करोड़ लोगों की बात की जा रही है। योजना का लाभ पूरे देश में ये मिलेगा, इसका विस्तार क्षेत्र जो है पूरे देश में है। प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए देने की बात की गई है। योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी को पैनल में शामिल देश किसी भी सरकारी निजी अस्पताल में कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी। उसके अंतर्गत जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी आ रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है ही, उसके तहत जो हुआ कैशलेस वहां पर लाभ ले सकता है। चलिए दूसरा चीज देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत तो आपको कई जगह पर मेडिकल स्टोर देखने को मिल जाता होगा, आपने अपने नज़दीकी मोहल्ले में देखा होगा, शहर में देखा होगा, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत ही है, 10 करोड़ जरूरतमंद परिवार होंगे इससे लाभान्वित, 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज, वही बातें कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि ये जन आरोग्य योजना, इसके तहत मेडिकल स्टोर वगैरह भी देने की बातें की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, इसके तहत क्या है, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना। सरकार जिस भाषा का इस्तेमाल करती है, क्योंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो भाषा पर आपकी सही समझ होनी चाहिए। सरकार किसी योजना को लागू करने के लिए एक भी इधर उधर की शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है, बहुत सोच समझ के उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उस योजना में। तो क्या सरकार ने इस्तेमाल किया, देखिए, गुणवत्तापूर्ण, यानी कि सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है कि हमने 11 करोड़ परिवार को दे दिया, 5 लाख दे दिया, नहीं, आप क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं ताकि विश्वसनीयता बढ़े। तो पहली शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वह है गुणवत्तापूर्ण। दूसरा, सस्ती, क्योंकि समस्या मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज्यादा है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो सस्ता होना चाहिए, जो समस्या है समाधान भी वैसा ही होगा। तो सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित, ये बातें की गई। गरीब मरीजों की निःशुल्क डायलिसिस तथा अन्य सभी मरीजों को सब्सिडी युक्त डायलिसिस उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बांट दिया गया है, यानी कि जो गरीब है उनको आपको कहा गया कि निःशुल्क डायलिसिस दे दिया जाएगा, और बाकी मरीज को क्या कह दिया गया कि हम आपको डायलिसिस देंगे, उसके लिए सब्सिडी युक्त डायलिसिस आपको मिल जाएगा। लगभग 2.5 लाख रोगी इसका लाभ उठा चुके हैं अभी तक, ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। 497 डायलिसिस इकाइयां जो है पूरे देश भर में अभी परिचालित की जा रही है। अब तक लगभग 25 लाख डायलिसिस किए जा चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यहां ध्यान देना है, जच्चा और बच्चा की बात की गई है। हमारे देश में जो है एम्बुलेंस की पहुंच गांव-गांव तक नहीं है। जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो निश्चित तौर पर उनका जो प्रसव पीड़ा होता है और जब वो बच्चे को जन्म देती है, पूरी ये कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा कि वह अस्पताल में हो, घर पे ना हो, क्योंकि किसी तरह की समस्या आए तो उससे निपटा जा सके। तो इसको लेकर के सरकार ने ध्यान दिया है। देखिए, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सुविधाएं। अब यहां पर है सरकारी अस्पतालों में, तो क्या यहां पर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को नहीं शामिल किया जा सकता है, या शामिल किया जाएगा तो उसका एक रेट फिक्स कर दीजिए, आप रेगुलेट कीजिए सही से। और अगर यहां पर सरकारी अस्पताल है तो यहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कीजिए, क्योंकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके, लोगों का विश्वास इस तरफ पर बढ़ जाए। अब यहां पर पूरी तरह से मुफ्त क्या क्या दे रहा है, जांच और दवा दिया जा रहा है, एम्बुलेंस आने और जाने की सुविधा जो है वो पूरी तरह से मुफ्त दिया जा रहा है। ऑपरेशन होगा, डिलीवरी है या नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है या ऑपरेशन के द्वारा हो रहा है, लेकिन यह
मुफ्त होगा। रहना और खाना भी मुफ्त दिया जा रहा है, जच्चा बच्चा दोनों को। 1 साल तक बच्चे की जांच और दवा, यह भी पूरी तरह से सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है। अब देखिए पूरे देश भर में ये लागू है, सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यह कोशिश जो है वह कम हो जा रहा है। और इसके पीछे एक ही बात है कि आपको पॉलिसी मेकिंग बढ़िया करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल को रेगुलेट करना पड़ेगा। यहां पर राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं ने संवारा अनगिनत बच्चों का बचपन। क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जन्म से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, राज्य बीमारी सहायता योजना विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा चालू किया जा रहा है। इसके अलावा एक कमीशन है जो बहुत सारे कामों को देखती है, रेगुलेट करने का काम करती है, नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह जरूरी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण नीति है। मैं इस पॉलिसी को लेकर के पहले लेक्चर ले चुका हूं, इसलिए आज बहुत विस्तार से इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आप इस पर अच्छा से एक नोट बनाइए। ये मरीज केंद्रित, गुणवत्ता और एक आश्वासन आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। शब्द पर ध्यान दीजिए, मरीज केंद्रित कहा गया, दूसरा गुणवत्ता, पहले भी बता चुका हूं शब्द को, और आश्वासन, विश्वास बढ़ सके मरीजों में, ठीक है। स्थिति और उपचार के बारे में जानकारी रोगियों तक पहुंचने का अधिकार इसके तहत दिया गया है। ये जो पॉलिसी 2017 में आई है, तो यहां पर है जानकारी सही से मिल सके, अवेयरनेस उन तक हो, इंफॉर्मेशन मिल सके मरीजों तक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मानक संस्थान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त मानकों को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। इसमें ध्यान देना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यदि किसी तरह का विवाद होता है या शिकायत करना है मरीजों को, तो उसके लिए भी त्वरित समाधान के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो ट्रिब्यूनल जो है मेडिकल ट्रिब्यूनल इसके तौर के लिए काम करेगा, जो कि आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना की गई है। जो इंस्टीट्यूट होगा उस इंस्टीट्यूट को ग्रेडिंग भी मिल पाएगा और मानक उपचार दिशा निर्देशों का यदि वो सक्रिय प्रचार वगैरह करते हैं तो उस तरह से उनको एक तरह से ग्रेडिंग दे दिया जाएगा। उसके लिहाज से उन्हें विभिन्न तरह की सुविधाएं भी सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। तो ये पूरा डिबेट था। अब देखिए कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि समय के साथ हमें अब इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। एक बात तो ये कि जीडीपी के आधार पे जो हमने कहा हमारे देश में 2 से 2.5% जो है वही खर्च हो रहा है स्वास्थ्य सेवा पे, उसे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को जो है सरकारी अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी बात, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर कॉस्ट कैसे कम हो सके और प्राइवेट हॉस्पिटल पारदर्शिता अपना सके, मरीजों को लूट ना सके। मरीज से यह ना कह के कि पहले आप एडमिट तो हो जाइए, फिर पता चला ऑपरेशन हो रहा है, पेट खोल दिया, आप कह रहे हैं 5 लाख रुपया लेकर के आइए तब बाकी का ऑपरेशन होगा। अब ये समस्या हो जा रही है, ठीक है। डेड बॉडी रखा हुआ है लेकिन नहीं दे रहे हैं परिजन को, चूंकि डिमांड है कि 12 लाख रुपया दीजिए फिर जाएंगे। तो इसको जो रेगुलेट करने की बात की जा रही है वह काम सरकार को मुस्तैदी पूर्वक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इस मुद्दे पर एक प्रश्न है और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा गलत कथन है। 4 है, भारत की कुल जीडीपी का लगभग 2.5% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य, ध्यान देना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हमने इसकी चर्चा की है, इसके उद्देश्य पे मैंने बताया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के अनुसार भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर अधिक निर्भरता है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। 4 विकल्प आपको दिया गया है, हमने जितने भी विकल्प दिए गए हैं सब पर विस्तार से चर्चा किया है, उसके आधार पर आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, क्या करना है, वीडियो में फिर से पीछे जाना है, एक एक पॉइंट को देख लेना है, फिर जवाब देना है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या आप जब या आपके घर के कोई व्यक्ति, कोई परिजन लेकर के आप हॉस्पिटल गए हों, सरकारी अस्पताल गए, वहां किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ा, या प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो वहां पर किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, या फिर आप हॉस्पिटल ना भी गए हो, कभी इस तरह का अनुभव ना मिला हो, तो आप यह जानते हो कि क्या स्थिति है आपके शहर में, गांव में स्वास्थ्य सेवा का, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने गांव का, अपने शहर का नाम लिखते हुए वहां के स्वास्थ्य की स्थिति के विषय में हमें अवगत जरूर कराएं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।